पीएमएस जी के पास्ट पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ डैंगलिंग पॉइंटर अराइज व्हेन यू यूज़ द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट्स लाइफ टाइम इज़ ओवर। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो डैंगलिंग पॉइंटर है वो पॉइंट करता है, लाइक वो इशारा करता है ऐसी मेमोरी लोकेशन की तरफ जो कि ऑलरेडी डी एलोकेट करती गई है, लाइक जो ख़त्म हो चुकी है, ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद नहीं है, और इसकी वजह से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर पॉइंटर जो है वो शो करता है। इसी तरह से इसी से रिलेटेड एक और पॉइंटर होता है जिसे हम नल पॉइंटर कहते हैं, ऐसा पॉइंटर जो किसी चीज़ की तरफ भी इशारा ना कर रहा हो। वाइल्ड पॉइंटर के नाम से भी एक इसी तरह का फिनोमिना देखा जाता है जिसे अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर भी कहते हैं, विच मीन्स कि आपने उसे स्टार्ट नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह का एक और जो क्वेश्चन जो रेलिवेंट है वो ये है कि विच पॉइंटर इज़ सेफेस्ट टू इनिशियलाइज विद, कौन सा सबसे ऐसा पॉइंटर है जो कि बहुत सेफ़ है अगर आप उसे स्टार्ट करते हो, तो वो नल पॉइंटर है। डैंगलिंग पॉइंटर जो हैं वो रन टाइम एरर कॉज करते हैं। A change in an individual's behavior promoted by information and experience refer to ऐसा चेंज इंडिविजुअल के बिहेवियर में जो कि इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस की वजह से आता है उसे हम लर्निंग का नाम देते हैं। इसमें जो की वर्ड है वो ये है कि बिहेवियर में चेंज आ रहा है और किसकी वजह से आ रहा है, एक्सपीरियंस की वजह से आ रहा है, या आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसकी वजह से आ रहा है। तो ये पेट डेफिनेशन है लर्निंग की जो कि साइकोलॉजी में यूज़ की जाती है। मैचुरेशन का जो प्रोसेस है वो बायोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से होता है, लाइक उसमें अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं भी आप कर रहे हो किसी चीज़ को, तो भी आप के बिहेवियर में चेंज आ सकते हैं, राइट। जैसे बच्चा है, उसने बड़े होना ही होना है, उसे चलना आना है, चाहे आप उसे नहीं भी सिखा रहे हैं तब भी। तो ये मैचुरेशन का प्रोसेस है, इसमें उसका कोई एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा कंडीशनिंग का प्रोसेस एक होता है जिसमें एसोसिएट कर लेते हैं हम दो स्टिमुलाई को या स्टिमुलाई रिस्पॉन्स को, और उसके नतीजे में आप कोई चीज़ सीखते हो और आपका बिहेवियर चेंज होता है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजी में टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग की, जो पावलोव ने इंट्रोड्यूस करवाई। ऑपरेंट कंडीशनिंग की थी जो कि बीएफ स्किनर ने इंट्रोड्यूस करवाई। इनके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। व्हाट इज़ मेंट बाय एथिक्स, एथिक्स से क्या मुराद है, मोरल प्रिंसिपल्स जो कि आपके बिहेवियर्स को गवर्न करते हैं उन्हें हम एथिक्स कहते हैं। एथिक्स जो हैं वो राइट एंड रॉन्ग के कॉन्सेप्ट के साथ डील करते हैं और ये आपके प्रोफेशनल और इंडिविजुअल कंडक्ट को गाइड करते हैं। मोरालिटी जो है वो पर्सनल वैल्यूज़ को जो आपकी किसी चीज़ को लेके वैल्यूज़ हैं उसको मोरालिटी शो करती है, और लॉज जो होते हैं वो इन्फोर्सेबल रूल्स होते हैं, ठीक है। मोरालिटी इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, लेकिन लॉज जो हैं वो इन्फोर्सेबल होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो उसमें किस चीज़ की बात की गई है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई, ठीक है, उनके एमिशन को रिड्यूस करने की बात की गई। इसे 1997 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन ये इन्फोर्स किया गया 2005 में, क्योंकि मेंबर कंट्रीज़ इसके पूरे नहीं हुए थे 1997 में, इसीलिए ये पेंडिंग पे चलता रहा। और मेन मकसद इसका था कि ग्लोबल वार्मिंग को कम्बैट करना है, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को रोकना है, ठीक है। और कब आके इसे इन्फोर्स किया गया, 2005 में। फिर उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट, इसी तरह का जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो इस पे बनता है कि ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ। और इसी तरह का एक और जो इनिशिएटिव था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की फॉर्म में, और वो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट कौन से साल में पूरे हो जाएंगे, ये किस साल के तक के लिए इसको इसके टारगेट्स को सेट किया गया 2030 तक के लिए। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट जीडीपी, कौन सी कंट्री का सबसे हाईएस्ट जीडीपी है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे हाईएस्ट जीडीपी है, और इसे हम नॉमिनल जीडीपी के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। ये ओबियसली हम जानते हैं कि यूएसए वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करता है। हाईएस्ट जो जीडीपी है पर कैपिटा मेरे ख्याल में चाइना का है, और जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप में वो जर्मनी की है।
करंट रेलिवेंस जो है यूएस चाइना इकोनॉमिक राइवलरी जो है वो मेजर ग्लोबल इशू है। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर ऑब्वियसली हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो इसमें फिर आईएमएफ की बात ना हो। आईएमएफ जो है वो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही लोकेटेड है। ठीक है, अभी पीछे हमने पढ़ा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में, लेकिन वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का हेडक्वार्टर ये दोनों वाशिंगटन कंसेंसस के नतीजे में ही डेवलप किए गए थे, तो इनके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस आर नॉट बाइंडिंग एनी मोर, तो बिल्कुल गलत। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं वो बाइंडिंग होती हैं। यूके में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जो कन्वेंशन है अगर उसके अगेंस्ट कोई बात हो जाती है तो वहाँ का जो वहाँ पे नॉर्म है ये कि रिज़ाइन कर दिया जाता है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। इसके अलावा जो ऑल्दो हम जानते हैं कि इन्हें कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जाता, लेकिन स्टिल ये अगर आप इसे नहीं फॉलो करते हो कन्वेंशंस को तो पब्लिक अनरेस्ट फॉलो कर सकता है, जिसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो रूलिंग जो इलीट है वो फिर इस चीज़ को कंसिडर करती है। विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट स्लेवरी, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर, तो स्लेवरी को जो आर्टिकल प्रोहिबिट करता है वो है आर्टिकल 11। हमारे फंडामेंटल जो राइट हैं वो आर्टिकल 8 से स्टार्ट हो जाते हैं, और आर्टिकल 9 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में है। 11वां जो है वो भी हमने बात की, स्लेवरी, चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 25 इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आर्टिकल 7 से, और आर्टिकल 19 डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच से। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। 9 किस चीज़ के बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में। 11 जो है वो स्लेवरी, चाइल्ड लेबर इसको प्रोहिबिट करता है, और 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, वही स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस आर बाइंडिंग पॉलिटिकल रूल्स विच आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है, क्योंकि ये बाइंडिंग होती हैं, ये लोग इन्हें फॉलो करते हैं, ऑल्दो इन्हें इन्फोर्स नहीं किया जाता मोस्टली। कोई कोर्ट ऑफ लॉ इसको इन्फोर्स नहीं कर रही होती, लेकिन ये पब्लिक, ये एक पॉपुलर विल के सामने ये लोग सरेंडर करते हैं, इसकी वजह से। सिलहट डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ विच प्रोविंस, तो ये कौन से प्रोविंस का पार्ट था, ये आसाम का पार्ट था। जब 1947 में रेफरेंडम हुआ तो जो मोस्ट ऑफ जो सिलहट है उसने ईस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन किया, जो कि अब बांग्लादेश है, लेकिन लेटर ऑन जो है वो हाँ जी, तो ये जो बेसिकली रेफरेंडम है 1947 का, उसके नतीजे में जो सिलहट है फिर वो बांग्लादेश का पार्ट बन गया था, क्योंकि इसने ईस्ट बंगाल को ज्वाइन किया था, और ये बेसिकली किसका पार्ट था, असम का पार्ट था सिलहट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूफोनियस इज़ द ऑपोजिट ऑफ यूफोनियस, जो है ये कैकोफोनस का ऑपोजिट है, और यूफोनस का मतलब होता है प्लीजेंट साउंड, जो जबकि कैकोफोनस का मतलब होता है हार्श और डिस्कॉर्डेंट जो साउंड होती है, ये उससे रिलेटेड है। एंटोनिम लूसिड का ऑब्स्क्योर होता है, एलोक्वेंट का फ्लुएंट होता है। द इनकन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड, इनकन सिविलाइजेशन पेरू में फ्लरिश हुई, ये पेरू साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। हम जानते हैं कि वहाँ पे लंबी सी इसकी जो पट्टी है वो पेरू कंट्री की जाती है, और इनकन जो सिविलाइजेशन है वो एंडीज़ माउंटेन में डेवलप हुई, वहाँ पे पेरू में जो बल्कि पेरू क्या वो डिफरेंट कंट्रीज़ में इसकी लाइन जाती है, एंडीज़ माउंटेन की एक लंबी इसकी पट्टी जाती है, तो ये इनका सिविलाइजेशन वहाँ पे डेवलप हुई। और इसका जो कस्को इसका कैपिटल होता था उस टाइम पे, इट वाज द लार्जेस्ट एम्पायर इन प्री कोलंबियन एरा, तो जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया था उससे पहले ये सबसे बड़ी एम्पायर कंसिडर की जाती थी, इनकन सिविलाइजेशन। इसके अलावा एक और जो सिविलाइजेशन अमेरिका में आप देखेंगे वो थी माया, और इसके अलावा अस्टेक सिविलाइजेशन भी
अमेरिकन सिविलाइजेशंस कंसिडर की जाती है। जो माया है वो मेक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में ये मौजूद थी, और जो एस्टिक है ये सिर्फ मेक्सिको में थी, ये सेंट्रल अमेरिका में नहीं थी। माचू पिचू जो कि एक आप ये कह लें कि यूनेस्को रिकग्नाइज जो हेरिटेज है, ये कौन सी सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है? ये इनका से बिलोंग करता है। इनका सिविलाइजेशन जो है वो स्पेनिश लोगों के आने से पहले ये फ्लरिश की थी। स्टॉक इंडिसेस एट टोक्यो आर पॉपुलरली नोन एज, इन्हें निकी 225 के नाम से जाना जाता है। और निकी 225 जो है वो ट्रैक करता है मेजर कंपनीज़ को, और जो कि टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट की हुई हैं डिफरेंट कंपनीज, उन्हें ये ट्रैक करता है। कंपैरिजन अगर हम करें तो डॉ जोन्स के नाम से यूएसए की जो स्टॉक इंडिसेस हैं, और FTSE 100 के नाम से यूके की हैं, KSE 100 के नाम से पाकिस्तान की, FTSE 100 यूके, डॉ जोन्स यूएसए। करंट इसकी रेलिवेंस यही है कि एशियन स्टॉक मार्केट जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड के लिहाज से बड़ी इन्हें क्लोजली देखा जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉब्सन चॉइस का क्या मतलब है? बहुत मुश्किल चॉइस, जिसमें आपके पास रियलिटी में कोई चॉइस ना हो। इसी तरह Catch-22 नो विन सिचुएशन, बड़ी मुश्किल से जिसमें आप किसी चीज़ को हासिल कर पाते हो, वो वाली सिचुएशन। और इसके अलावा बिटवीन सीला एंड चैरिब्डिस, आई एम नॉट श्योर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, ये जो है इसका क्या मतलब है? बिटवीन टू डेंजर्स, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली चीज़। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाउचर में बी ए, वाउचर जो है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? तो ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकता है। लेजर जो है वो अकाउंट्स की जो बुक है उसे कहते हैं। जर्नल जो है वो ओरिजिनल एंट्री की बुक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द लिबियन किंग डिपोज्ड बाय कर्नल कज़ाफ़ी इन 1969। तो किंग अदरीस को कर्नल कज़ाफ़ी ने 1969 में डिपोज किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से इजिप्ट में भी मोनार्की 1952 में अबॉलिश की गई, एंड की गई। ईरान की मोनार्की 1979 में ख़त्म की गई। और कज़ाफ़ी ने ये किंग अदरीस को डिपोज करने के बाद इन्होंने 2011 तक इन्होंने रूल किया लीबिया को, कज़ाफ़ी ने। और इसके बाद अरब स्प्रिंग आया, जिसकी वजह से लीबिया में जो है वो काफ़ी चेंजेस आई। द मेंटल एक्ट ऑफ प्लेसिंग ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन एन अदर शो, तो इसे हम फेथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1930 ओरिजिनेटेड इन इकोनॉमिक क्राइसिस 1930 का यूनाइटेड स्टेट में स्टार्ट हुआ। ग्रेट ब्रिटेन डिप्रेशन द ग्रेट डिप्रेशन के नाम जो है वो इसे जाना जाता है ग्रेट डिप्रेशन के नाम से। 1929 वॉल स्ट्रीट क्रैश के नतीजे में ये स्प्रेड हुआ और पूरी दुनिया को इसने मुतासर किया। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 में आया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया, ठीक है। और जो ग्रेट डिप्रेशन है वो 1929 में फेस किया गया। वॉल स्ट्रीट क्रैश का कौन सा ईयर था? 1929। और IMF कब क्रिएट की गई? 1944 में। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी थी? डांटे ने लिखी थी डिवाइन कॉमेडी। ये एपिक पोइम्स का एक सिलसिला था, और जो कि हेल और हेवन के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है। और इसने काफ़ी यूरोपियन लिटरेचर को इसकी वजह से मुतासर किया इसने, और उसको एक शेप दी। अगर इसका कंपैरिजन करें हम डिवाइन कॉमेडी का, तो हम पैराडाइज लॉस्ट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ओबियसली नाम से ज़ाहिर है कि यही डिस्कस किया गया होगा कि हेल और हेवन वगैरह। इसमें इसे किसने लिखा था? पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने लिखा था। इलियड को किसने लिखा था? होमर ने लिखा था, ठीक है।
डांटे कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? इटली से बिलोंग करता था। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी? निकोलस कोपरनिकस को हम फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। ही प्रपोज द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी प्लेसिंग द सन एट द सेंटर। उसने कहा कि सूरज दरमियान में लोकेटेड होता है और उसके इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं। मॉडर्न फिज़िक्स का जो फादर है वो न्यूटन को समझा जाता है। केमिस्ट्री का फादर जो है वो लेवाइजर को समझा जाता है। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो कोपरनिकस ने दी थी, ओब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया। और गलीलियो जो है उसका मेजर काम एस्ट्रोनॉमी में है। 1974 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया? जोसेफ प्रेस्टले ने किया। प्रेस्टले जो है उसने ऑक्सीजन पे को इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई किया और उसको नाम बाद में ऑक्सीजन का लेवाइजर ने दिया, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो लेवाइजर है वो केमिस्ट्री का फादर समझा जाता है। उसने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का नाम दिया। हाइड्रोजन जो है वो कैवेंडिश ने डिस्कवर की थी और नाइट्रोजन रदरफोर्ड ने डिस्कवर की थी, ठीक है। इसके बाद अभी हमने पढ़ा लेवाइजर फादर है मॉडर्न केमिस्ट्री की और एटॉमिक थ्योरी को जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द बाईसाइकिल? बैरन कार्ल वॉन ड्रेस। इन्होंने बाईसाइकिल को बैरन कार्ल, इतना ही याद रखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। बैरन कार्ल ने इन्वेंट किया फर्स्ट बाईसाइकिल की तरह की मशीन को। कब किया? 1817 में। और उसे उसने ड्राइजीन का नाम दिया। इसके 2 पेडल थे और एक इसको चलाया जाता था बाय पुशिंग फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर वो जैसे बच्चे नहीं पाँव रख के आगे आगे करते बाईसाइकिल, इस तरह से इसे चलाया जाता था। टेलीफोन का इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं और रेडियो के इन्वेंटर गुग्लियल्मो मार्कोनी, ठीक है। मार्कोनी जो हैं वो रेडियो के इन्वेंटर हैं। टेलीफोन को इन्वेंट किया गया 1876 में और मॉडर्न कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया। 1876 में टेलीफोन को इन्वेंट किया गया, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ हेडक्वार्टर्ड एट। कहाँ पे हेडक्वार्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का? बर्लिन जर्मनी में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वर्क्स ग्लोबली टू कम्बैट करप्शन। इसका काम है कि ये करप्शन के ख़िलाफ़ स्टेप्स ले और करप्शन की जो इंडिसेस हैं जो कि अक्सर CPI की फॉर्म में हम देखते हैं वो ये शाया करती है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल भी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पे लोकेटेड है? लंदन में है। ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क में है और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो कहाँ पे है? लंदन में है। UN का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है ना, तो ह्यूमन राइट वॉच जो है वो भी UN के अंडर आती है, ये भी न्यूयॉर्क के अंदर है। और बर्लिन में क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। CPI जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान। कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? तो ये थर्मल सोर्सेज के थ्रू होती है। ऑयल, गैस, कोल ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद हाइड्रो पावर यूज़ होती है। जो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट की बात की जाए तो तरबेला डैम है हमारे पास और मंगला डैम है, ठीक है। रीन्यूएबल जो सोर्सेज हैं वो सोलर, विंड वगैरह यूज़ होती है। नेक्स्ट है, और इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि तरबेला डैम जो है वो इंडस रिवर पे है और मंगला डैम जो है वो झेलम रिवर के ऊपर लोकेटेड है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पंजाब में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? वो है चश्मा। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बॉर्न ऑन। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो 1978 25 जुलाई 1978 को उसकी पैदाइश हुई। टेस्ट ट्यूब बेबी जो सबसे पहला बनाया गया। लुजे ब्राउन द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड मार्किंग अ ब्रेक थ्रू इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। नाम उस बच्चे का था लुजे ब्राउन। क्लोनिंग ऑफ डॉली द शीप 1996 में किया गया, क्लोनिंग डॉली की। और इसके बारे में ये याद रखिएगा कि इसे सोमेटिक सेल से बनाया गया था, इसे जर्म सेल से नहीं बनाया गया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट 1967 में हुआ था, ठीक है। और 78 में जो है 67 में हमारे
पास अयूब ख़ान थे, ठीक है, और उन्होंने फिर लेटर ऑन जो है वो हुकूमत याह्या ख़ान को दी। और 1996 में जो है वो मोहतरमा थी जब ये डोली शिप जो है वो उसकी क्लोनिंग की गई। और 1978 में ज़िया थे जिनकी हुकूमत चल रही थी और उस टाइम पे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़, कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का? ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे एंड होते हैं। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? न्यू गिनिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इस टाइम पे कौन सा है? एशिया है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? और वो ऑस्ट्रेलिया है। एशिया लार्जेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है? वाटिकन, जो कि रोम के अंदर मौजूद है। रोम इटली का कैपिटल है। और ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, और आर्कटिक जो जियोपॉलिटिक्स है उसके लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ये पेपर एंड होता है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम न्यू जो पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। ये भी याद रखिएगा कि जो लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का वो पैसिफिक ओशन है, और जो न्यू गिनिया है वो ओशियानिया में मौजूद है, ठीक है। Until next time, Allah Hafiz.